नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत की श्रृंखला में, भारत भूगोल की श्रृंखला में, जिसमें हम नदी तंत्र को पढ़ रहे थे। अभी तक हमने हिमालयन नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी प्रणाली है उसे पढ़ेंगे। भारत में मुख्यतः दो नदी तंत्र की प्रणाली पाई जाती है, हिमालयन नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, जिसमें हम हिमालय नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से देख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बढ़िया से नोट्स के माध्यम से पढ़े हैं। और आज हम इस क्लास में प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने से पहले कुछ प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र, इन दोनों की अगर तुलना करें हम तो जो हिमालयन नदी तंत्र है, वो नदियाँ जो हैं हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ, वो नवीनतम नदी तंत्र है, युवावस्था में वो नदियाँ हैं। और जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं वो प्रौढ़ावस्था में नदियाँ हैं। हम अगर बात करें प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियाँ हैं जो मौसमी नदियाँ हैं, और जो हिमालयन नदी तंत्र की नदियाँ हैं वो सदानीरा हैं, यानी पेरिनियल रिवर हैं, जो थ्रू आउट ईयर उसमें जल रहता है, यानी पूरे वर्ष जल की मात्रा रहती है हिमनद या ग्लेशियर के पिघलने के कारण और वर्षा के कारण भी हिमालयन नदी तंत्र की नदियाँ जल को प्राप्त करती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो मौसम विशेष में जल को प्राप्त करती हैं, और थ्रू आउट ईयर उसमें पानी हमेशा नहीं रहता है। दक्षिण भारत की मात्र एक नदी है प्रायद्वीपीय नदी, जो कावेरी नदी है, वो थ्रू आउट ईयर उसमें जल रहता है, यानी पूरे वर्ष उसमें जल रहता है, क्योंकि वो लौटते हुए मानसून और आते हुए मानसून से दोनों से बारिश को प्राप्त करती है। इसी तरह हम देखें तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनका जो वेग है कम हो गया है, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और यानी गार्ज का निर्माण नहीं कर पाती हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्यतः जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिमी घाट से उसका झुकाव जो है वो पूर्वी घाट की तरफ है, जिससे नदियां अधिकतर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां हैं। और जो अरब के सागर के शाखा में गिरती हैं, अरब सागर में नदियां, उसमें नर्मदा, ताप्ती मुख्यतः दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी ज्वारनदमुख का। और जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आज इसी को हम बहुत ही विधिवत तरीके से देखेंगे और हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या कंपैरिजन है हिमालयन नदी तंत्र में और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, जिसमें आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यानी पेनिसुलर रिवर सिस्टम प्राचीनतम नदी तंत्र है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, प्राचीनतम है, पुराना है, यानी प्रौढ़ावस्था में है। और जो हिमालयन नदी तंत्र है वो युवावस्था में है, क्योंकि युवावस्था में नदियों का वेग अधिक होता है, प्रौढ़ावस्था में नदियों का वेग कम हो जाता है, अपने लेटरल इरोजन यानी पार्श्व अपरदन करती हैं। और जो युवावस्था की नदियां हैं वो अपने तली को गहरा करती हैं, यानी गार्ज का निर्माण करती हैं और बी आकार की घाटी जैसे संरचनाओं को, स्थलाकृतियों को निर्माण देते हैं। वही अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास के बाद कोई दूसरा क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
जिसमें हमने बहुत ही अच्छे नोट्स को लिए हैं, कई टॉपिक से लिए हैं, कई क्लासेस के टॉपिक इसमें मिलाकर लिए हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को देखें हम तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रमुख नदियाँ बात करें तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं, यानी हम प्रायद्वीपीय भारत को ऐसे बना लें रफली, तो ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियाँ, इतना मान लीजिए, इतना प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो ये इधर ये है अरब सागर की शाखा, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हैं वो नदियाँ कुछ इधर गिरती हैं, अधिकतर नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ जो नर्मदा ताप्ती हैं, जो भ्रंश में बहती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, खंभात की खाड़ी से होते हुए। तो इसी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिएगा। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उसमें नदियाँ दो शाखाओं में बांटी गई है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली शाखा और एक अरब सागर की शाखा। तो उसमें हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन कौन मुख्यतः नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो इसे हम देखेंगे। तो देख सकते हैं आप, बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और स्वर्णरेखा नदी है, और छोटी नदियां हैं, लेकिन मुख्यतः इतनी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनका उत्पन्न तो पश्चिमी घाट में होता है, लेकिन टिल्ट होने के कारण पूर्वी घाट में, यानी झुकाव होने के कारण पूर्वी घाट में, तो ये नदियां जो हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को ड्रेन करती हैं, यानी अपने जल को प्रवाहित करती हैं बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए। अब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों को बात करें, तो जो अरब सागर में इधर के साइड गिरती हैं, अरब सागर में, उसमें नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और पेरियार नदी हैं। इसमें मुख्यतः नर्मदा और ताप्ती को ही माना जाता है। ये छोटी नदियां हैं जो कम दूरी तय करती हैं, जो साबरमती, माही और पेरियार, ये सब नदियां हैं। अब गंगा द्रोणी की बात करें तो ये टॉपिक खैर हिमालयन नदी तंत्र का है। तो इसमें गंगा द्रोणी उसे कहते हैं जहाँ तक नदी के जल का विस्तार होता है, तो उसमें गंगा के जो नदी का विस्तार है, यानी मुख्य नदी ये गंगा नदी है। तो इसमें जितनी भी सहायक नदियाँ आ रही हैं, चाहे एमपी से आ रही हैं चंबल नदी, फिर उसके बाद में सोन भी एमपी से आती है, तो इसका जो गंगा का द्रोणी बेसिन है जो यहाँ तक है पूरे, उसकी सहायक और जो उसकी शाखा से निकलती हैं नदियाँ, वो सबको मिलाकर जितना उसका अपवाह क्षेत्र है उसका द्रोणी कहते हैं। तो इसे हम देखेंगे, तो इसको भी देख लीजिए। गंगा द्रोणी में चंबल, केन, सोन, बेतवा, बनास और पार्वती, ये जो नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की ही नदियां हैं, लेकिन ये गंगा में जाकर मिलती हैं, तो इस कारण ये गंगा की द्रोणी हुई। क्योंकि जो चंबल नदी है वो उत्खाद बेहड़ का क्षेत्र बनाते हुए जाती है, ये चंबल यमुना में मतलब मिल जाती है, और यमुना जो है जो गंगा की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब जो नदियां हैं, बनास, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब देखें, हम तुलना करें तो जो अभी हम बता चुके हैं जो हिमालयन नदी तंत्र हैं वो मौसमी नदियां नहीं हैं। उसमें जो होता है ग्लेशियर के पिघलने से उसमें जल का प्रवाह पर्वतों से होते हुए उसमें हमेशा पानी बहता रहता है, और वो मौसम से भी कुछ पानी को प्राप्त करते हैं, लेकिन मुख्यतः वो ग्लेशियर से ही नदियाँ पानी प्राप्त करती हैं, जो जल होता है। अब हम देखें दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो मौसमी नदियाँ हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा है। जो मौसमी नदियाँ हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी की शाखा से आती हुई, अरब सागर की शाखा से आती हुई, मौसम के कारण जो नदियाँ जल प्राप्त कर देती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, तो वो प्राय मौसमी नदियाँ हैं। अब हम बात करें नदियों को देख लें कुछ पॉइंट में, तो जैसे हम बता चुके हैं कि कुछ बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं, कुछ अरब सागर में गिरती हैं नदियाँ। तो अब हम देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ उसको देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे अरब सागर में गिरती हैं जो नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं,
दक्षिण भारत की अगर नदियों को बात करें तो दक्षिण भारत की नदियाँ ये हैं जो दामोदर नदी, जो हुगली नदी है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये हुगली नदी है जो गंगा की एक ही शाखा है, गंगा की एक शाखा है जो कहाँ पश्चिम बंगाल में हल्दिया के पास में ये हुगली नदी दो शाखा में बट जाती है, जो फरक्का बैराज है बनाया गया है, उसी से एक शाखा जैसे गंगा आती है तो पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो एक शाखा इधर चली जाती है सीधे, और एक यहाँ पर फरक्का बैराज है तो उसी की एक शाखा ये जो है हुगली वो नीचे चली जाती है। कोलकाता बंदरगाह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोलकाता बंदरगाह के लिए ही इसका फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। जो पत्तन आते थे सी बोट, तो उनमें जो जो वो होता था क्या, जो पोर्ट होता था समुद्र का, उसमें जल की कमी के कारण नाव तट पर नहीं आ पाती थी। उसका जो तल होता था वो ज़मीन पर या समुद्र के तल से काफ़ी सटकर आता था, तो वो नदी में उसमें नाव में गति कम मिलती थी, जिससे वो किनारे पर नहीं आ पाते थे, जिसके लिए यहाँ पर फरक्का बैराज बनाया गया है। और जो गंगा की नदी का पानी है उसे कोलकाता बंदरगाह है जो, उसमें उसका पानी को लाया गया है, जिससे जल स्तर उसका ऊंचा हो गया है, और जो पोर्ट है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया है। और जो सी बोट हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, पत्तन हैं, तो वो किनारे पर आकर अपने व्यापार को सुदृढ़ कर पा रही हैं। तो जिसके लिए हुगली नदी को बंगाल की खाड़ी में तो आती है, लेकिन ये जो है हिमालय नदी तंत्र का भाग है, जो गंगा नदी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो अब हम बात करें तो दामोदर नदी हो गई, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुई स्वर्णरेखा नदी है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, और उसके बाद में कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और गंगई है। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पॉइंट वाइज कि कहाँ से निकलती है, कहाँ पर अपने जल को ड्रेन करती है, कौन से राज्य में जाती है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी तक हमने देखा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने देख चुका है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को अब देख रहे हैं। अरब सागर के में गिरने वाली नदियाँ जो हैं वो साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, जो मुख्यतः दो नदियाँ हैं उन्हीं को माना जाता है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो ब्रह्म में बहती हुई सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में ब्रह्मसन में, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। जो ये मुख्यतः नदियाँ हैं जो अरब सागर में मानी जाती हैं, प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं। तो अब हम आगे कुछ और नदियों को देख लेते हैं। जैसे गोवा से निकलती है एक मांडवी नदी है, ज्वारी नदी है, और गंगावती है, और फिर पेरियार नदी है जो केरल से निकलती है, भरतपूषा नदी है जो बंगाल की खाड़ी से में न गिरकर अरब सागर में गिरती है। अब हम देखेंगे इसकी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे हिमालयन नदी तंत्र की हमने विशेषताएं देख ली थी पहली ही क्लास में, जिसमें हम बताए थे हिमालयन नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो अपरदन अधिक करती हैं, गाद का निर्माण करती हैं, कैनियन का निर्माण करती हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं, अपनी तली को गहरा करती हैं, बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जो हैं हिमालयन नदी तंत्र की नदियाँ हैं जो अपनी युवावस्था में हैं, वो अपर्दन की क्षमता अधिक रखती हैं। और जो हिमालयन नदी तंत्र की नदियाँ हैं थ्रू आउट ईयर उसमें जल रहता है। तो हम नदी तंत्र की विशेषताएं, जो हिमालयन नदी तंत्र की विशेषताएं उनको देख चुके हैं। अब हम भारतीय प्रायद्वीप नदी तंत्र की जो विशेषताएं हैं उन्हें देखेंगे। तो विंध्याचल के उत्तर में और दक्षिण से उत्तर में, यानी जो विंध्याचल है, इसे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है एमपी से गुजरात में, और ये छत्तीसगढ़ में इसका जो विस्तार ऐसे है। तो विंध्याचल के उत्तर में, यानी उत्तर में ये हो गया, और विंध्याचल के उत्तर में दक्षिण से उत्तर, यानी दक्षिण से उत्तर संबल, जैसे ये दक्षिण हो गया,
ये दक्षिण हो गया। तो दक्षिण से उत्तर यानी चंबल नदी जो है, जो मध्य प्रदेश से निकलती हुई दक्षिण से उत्तर जाती है, वो कौन सी नदियां हैं? वो सोन और चंबल नदी हैं, जो गंगा में। चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, और सोन जो गंगा की सहायक नदी है वो बिहार में यानी पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो अब हम बात करें जो भ्रंश घाटी में जो दक्षिण भारत की नदियां जो पूर्णतः बहती हैं, दक्षिण भारत नदी तंत्र को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भ्रंश घाटी में नदियां मतलब बह रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, उसमें भ्रंश घाटी में पूर्ण रूप से बहने वाली जो नदियां हैं, पूर्व से पश्चिम में यानी अगर हम बनाएं ऐसे तो इधर ये पूर्व हो गया। तो पूर्व से जो बंगाल की खाड़ी में जो भ्रंश में बहती हैं, ये विंध्याचल हो गए या सतपुड़ा हो गए, इसके बीच में जो नदियां बहती हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं, जो भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में आकर गिरती हैं, जो यह है नर्मदा और ताप्ती नदी। इसी को आगे हम देखेंगे एक एक नदी को करके। अभी हम दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके विशेषताओं को देख रहे हैं। अब हम आगे चलें तो सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में देखो, जैसे ये हम भारत प्रायद्वीपीय भारत बनाए, तो जैसे ये विंध्याचल की ये पर्वत श्रृंखला है, ये सतपुड़ा की है। तो जो इसमें देख लीजिए सतपुड़ा के दक्षिण में यानी इधर नीचे दक्षिण में पश्चिम इधर हो गया और पूर्व इधर हो गया। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी इधर से इधर की तरफ गिरने वाली नदियों जो हैं वो महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये सब जो मुख्यतः नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आप लोग समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसमें हम देखेंगे कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। अधिकतर नदियां जो हैं वो डेल्टा का ही निर्माण करती हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसमें से दो नदियों को हम देखेंगे, तो जो एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब एस्चुरी किसे कहते हैं और डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा को हम पहले ही क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए थे, वर्णन किए थे। अभी हम एस्चुरी को बता दे रहे हैं। डेल्टा को ही एस्चुरी कहते हैं। कब कहते हैं? जैसे ये नदी प्रवाहित हो रही है, नदी युवावस्था में के बाद में प्रौढ़ावस्था, फिर जब वृद्धावस्था में आती है तो नदी का वेग कम हो जाता है। तो जो नदी का वेग कम हो जाने के कारण नदियां अपने अवसाद को बीच में ही इकट्ठा कर देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। और जब नदियां अपने अवसाद को समुद्र में गिरा देती हैं, यानी बीच में न गिराकर तो समुद्र में अपने मलबे को गिरा देती हैं, तो इसी को एस्चुरी कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे ये नदी बह रही है, इसमें अगर बीच में ही अपने जल को प्रवाहित करके अगल बगल से इधर उधर से निकल जाती है, तब ये डेल्टा का निर्माण हो गया। अगर यही नदियाँ जो यहाँ समुद्र है, तो बीच में ना इकट्ठा करके समुद्र में अगर अपने अवसाद को गिरा देती है, तो इसी को हम एस्चुरी कह देते हैं। तो इतना ही आप समझ चुके होंगे।